नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे साउथ अफ्रीका में मिले वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में कि ये नया स्ट्रेन कितना घातक है और आखिरकार नया स्ट्रेन का मतलब होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले यूके स्ट्रेन के बारे में बहुत चिंता जताई गई और यूके स्ट्रेन जब मिला तो पहले ये चर्चा उठाई गई कि क्या यूके स्ट्रेन पर अपना वैक्सीन कारगर हो पाएगा या नहीं। जितनी भी कंपनीज वैक्सीन बना रही है उस पे वो इफेक्टिव हो पाएगा कि नहीं। विशेषज्ञ ने ये क्लियर कर दिया है कि जो यूके का नया स्ट्रेन जो मिला था उस पर वैक्सीन कारगर है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका का नया स्ट्रेन मिला है उसको लेकर के वैक्सीन कारगर होगा कि नहीं होगा, इस पर जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, वो संशय की स्थिति में है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके स्पाइक प्रोटीन्स पे बहुत ज़्यादा म्यूटेशन देखा गया है, मतलब बहुत परिवर्तन देखा गया है। आपको बता दें कि यही स्पाइक प्रोटीन जो वायरस के ऊपर टोपी नुमा स्ट्रक्चर होता है, उस टोपी नुमा स्ट्रक्चर पे अगर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया तो वैक्सीन के लिए दिक्कत हो सकती है। और इसी बात की चिंता सर जॉन बेल को भी है। सर जॉन बेल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और ये ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने जो वैक्सीन बनाया है उसको बनाने में इनकी अहम भूमिका बताई जाती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये नया स्ट्रेन है साउथ अफ्रीका का जिसको 501V2 कहते हैं, उसको लेकर के चिंता क्यों है। दरअसल मैंने आपको बताया कि जो स्पाइक प्रोटीन होता है वायरस का, जो टोपी नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर से वायरस ह्यूमन के सेल में अटैच होता है। और जब हम वैक्सीन डालते हैं किसी इंसान में या नॉर्मली जिसको पहले से बीमारी हो जाता है तो क्या होता है, एंटीबॉडी फॉर्म होता है शरीर में, और शरीर का एंटीबॉडी उसके बाद फिर इस तरह के वायरस के लिए जिसके लिए एंटीबॉडी बना है उसको किल करता है, मारता है। तो वैक्सीनेट क्यों किया जाता है? क्योंकि अंदर एंटीबॉडी बन जाए, मतलब प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ जाए, इम्यूनिटी बढ़ जाए, और एंटीबॉडी वैसे सेल को जो ऐसा स्पाइक प्रोटीन है उसको पहचान लेता है और बड़ी आसानी से मार देता है। तो इसलिए इसको वैक्सीनेशन क्या कहा जाता है? एक बचाव का जरिया है। इतने लोगों को, जो अभी 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की बात हो रही है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेट करने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, ज़्यादा ऐसे जो कोरोना से पीड़ित लोग होते हैं उनकी देखभाल करते हैं, उनको हॉस्पिटल तक लाते हैं, उनका इलाज करते हैं, तो उनमें कोरोना होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर उनको वैक्सीनेट कर दिया गया मतलब उनके अंदर एंटीबॉडी फॉर्म कर दिया गया, और एंटीबॉडी फॉर्म कर दिया गया तो कोरोना अगर उसमें घुसने की कोशिश करेगा, जो स्पाइक प्रोटीन उस इंसान के सेल से जुड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके अंदर का एंटीबॉडी उसको मार देगा। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी उसको पहचान लेगा, इसलिए पहचानने के साथ ही किल कर देगा। लेकिन वही स्पाइक प्रोटीन जिसमें अगर परिवर्तन हो गया, उसका स्वरूप बदल गया, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, तो निश्चित तौर पर एंटीबॉडी के लिए उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल हो जाएगा तो क्या होगा, उस तरह के वायरस इवेड कर जाएंगे, मतलब इस तरह के वैक्सीन से बच निकलेंगे। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका के दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, सर जॉन बेल जैसे जो लोग हैं, या भारत के कई लोग हैं, इस बात को लेकर के चिंतित हैं। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का जो सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल के जो पहले हेड रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि स्पाइक प्रोटीन पे मल्टीपल म्यूटेशन होने से क्या होगा कि अगर लार्ज पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जाएगा तो वायरस पे क्या होगा, इम्यून प्रेशर होगा। मतलब क्या है कि वायरस पे इम्यून, क्योंकि प्रकृति का नेचर होता है नए नए परिस्थितियों के अनुरूप इंसान, जानवर, वायरस अपने को बदलता है।
जब बहुत लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा तो क्या होगा, वायरस अपना नेचर स्वरूप बदल सकता है, इसलिए जो पुराना वैक्सीन होगा वो उस पर कारगर नहीं हो पाएगा। और इसी को क्या कहते हैं, इम्यून प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यून प्रेशर कहते हैं। और कहा जाता है कि एस्केप म्यूटेंट्स, मतलब ऐसा वायरस का नया स्वरूप जिसमें इस वैक्सीन से बचने की प्रवृत्ति होगी, ऐसा बन सकता है और वो दिक्कत क्रिएट कर सकता है। इसीलिए जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, इसको लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है, जो सबसे इफेक्टिव है, उसको क्या कहते हैं, RT-PCR टेस्ट कहते हैं। RT-PCR टेस्ट में 3 तरह के जीन को चेक किया जाता है। एक को S जीन कहते हैं, दूसरे को N जीन कहते हैं और तीसरे को ORF1 कहते हैं। अब ये तीनों जीन पुराने कोरोना वायरस में मिलता था, तो इसके हिसाब से तैयारियां की गई। अब जो नया यूके का वेरिएंट आया, उसमें ये S जीन मिसिंग था, तो S जीन मिसिंग था, तो इसको लेकर के उस समय चिंता जाहिर की गई। लेकिन अब ये कंफर्म कर दिया गया है कि नहीं, इस यूके वेरिएंट पे भी वैक्सीन कारगर होगा, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन पे ज़्यादा म्यूटेशन नहीं है, मतलब ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। पर साउथ अफ्रीकन का जो स्ट्रेन है, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, इसीलिए जो वैक्सीन एंटीबॉडी बनाएगा वो उसके नए प्रोटीन के स्वरूप को पहचानने में कारगर नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे होंगे इस बात को। इसलिए चिंता जाहिर की जा रही है और इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जितने भी विदेश से लोग आ रहे हैं, खास करके साउथ अफ्रीका और ब्राजील से, उनके जीन्स का सीक्वेंसिंग होना चाहिए। वैसे भारत सरकार ने 10 लैब का एक कंसोर्टियम बनाया है, समूह बनाया है, जिसमें जो भी अब बाहर से आते हैं उनमें कोरोना पाया जाता है। तो क्या होगा कि जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है, ताकि उससे पता चल सके कि ये कौन सा स्ट्रेन इनमें है। और अगर इस तरह का किसी भी तरह का स्ट्रेन पाया जाता है तो भारत अलर्ट होगा, उनको अलग करेगा और तमाम प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि दिसंबर में ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक ने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि यूके का स्ट्रेन तो मिला है जिसकी संक्रामकता ज़्यादा है, लेकिन जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के जो 2 मामले मिले हैं वो कहीं और घातक हैं। क्यों घातक हैं, इस तरह की बात उन्होंने नहीं बताई थी, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि घातक हैं। पर अब ये कंफर्म हो चुका है कि इसके स्पाइक प्रोटीन्स पे मल्टीपल म्यूटेशंस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्वरूप बदल गया है। इसलिए संशय है कि ये कारगर होगा कि नहीं होगा, इस बात को लेकर के लोग चिंता जता रहे हैं। पर भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि भारत में अभी इस तरह के कोई नए स्ट्रेन नहीं मिले हैं, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन। हाँ, ब्रिटेन का जरूर मिला है और उस स्ट्रेन की संख्या अभी तक जो पता किया गया है वो ऐसे 96 लोग चिन्हित किए गए हैं और पिछले 24 घंटे में यूके स्ट्रेन का एक भी मामला नहीं आया है। और जहां तक लास्ट 24 आवर्स की बात करें तो बहुत कम केसेस मिले हैं, उसकी संख्या 12,584 है। और जॉन हॉपकिंस के आंकड़े पर ध्यान दें तो पूरी दुनिया में 9 करोड़ के आसपास कोरोना संक्रमित मिले, जिसमें 20 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। और केवल हम अमेरिका की बात करें तो वहां पे 2 करोड़ 29 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं सिर्फ कोरोना से। तो अमेरिका बहुत ज़्यादा कोरोना से प्रभावित है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि पिछले अक्टूबर में संख्या क्या थी, तो पिछले अक्टूबर में 4.5 करोड़ कोरोना संक्रमितों की संख्या थी, जो अब तक 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। ये जरूर चिंता का विषय है कि पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन भारत में काफ़ी ज़्यादा सरकार की तारीफ करनी होगी कि सरकार ने बहुत मेहनत किया है और लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इसको पीपल्स मूवमेंट भी कहा जाता है। और लास्ट 24 घंटे में 12,584 केसेस सामने आए हैं, तो ये ज़रूर अच्छी बात है भारत के लिए। लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका का नया स्ट्रेन है उसको लेकर के संशय बरकरार है, क्योंकि जो स्पाइक प्रोटीन है जिसके जरिए ह्यूमन सेल से ये जुड़ता है और संक्रमित करता है, उस स्पाइक प्रोटीन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन
देखा गया है, जो कि यूके स्ट्रेन में वैसा उतना परिवर्तन नहीं था, इसलिए बताया गया वैक्सीन कारगर होगा और अब विशेषज्ञ ने कंफर्म कर दिया है कि कारगर है। लेकिन इसके स्पाइक प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, इसलिए इसके एफिकेसी को लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है। पर अच्छी बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका के स्ट्रेन का किसी भी का कोई भी एक केस भारत में अभी तक नहीं मिला है। पर इस बात पर जरूर पूरी दुनिया ध्यान दे रही है कि दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, नाइजीरिया, इन तमाम जगह से जो लोग आ रहे हैं वहाँ की फ़्लाइट्स को तो रद्द कर दिया गया है और वहाँ से जो तमाम लोग आ रहे हैं उनके जीनोम सीक्वेंसिंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये थी तमाम बातें साउथ अफ्रीका के नए स्ट्रेन के बारे में, जिसको लेकर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ज़्यादा चिंतित हैं। धन्यवाद।